आज हम सबसे पहले आपके लिए एक क्विज लेकर आए हैं। हम आपको आज 4 तस्वीरें दिखाएंगे और आपको इन तस्वीरों में दिख रहे लोगों के नाम हमें बताने हैं। आपको ये 4 तस्वीरों में कौन लोग हैं इन्हें पहचानना है और हमें उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इन तस्वीरों में नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई और स्वीडन की मशहूर पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग को बहुत आसानी से पहचान लिया होगा, क्योंकि आप इन्हें अक्सर टीवी पर देखते रहते हैं, अखबारों में इनकी फोटो छपती रहती हैं, सोशल मीडिया पर भी ये बहुत एक्टिव हैं। यानी इनके बारे में अक्सर पूरी दुनिया में चर्चा होती रहती है, इन्हें पुरस्कार भी मिलते रहते हैं। लेकिन आप में से ज्यादातर लोग ये नहीं बता पाएंगे कि बाकी की 2 तस्वीरों में कौन लोग हैं। चलिए हम आपका आज इनसे परिचय कराते हैं। इनमें से एक हैं कर्नाटक की 73 वर्ष की पर्यावरण कार्यकर्ता तुलसी गौड़ा, जिन्होंने अपना पूरा जीवन जंगलों को बचाने के लिए समर्पित कर दिया और इनके द्वारा लगाए गए 30,000 पेड़ पौधों में से आज तक एक भी पौधा मुरझाया नहीं है। हमने कल भी इनके बारे में आपको बताया था। दूसरी हैं 105 वर्ष की तमिलनाडु की आर रंगामा, जो पिछले 70 वर्षों से भारत में जैविक खेती को बढ़ावा दे रही हैं। इन दोनों महिलाओं को भारत के राष्ट्रपति ने पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया है। दिखने में ये बिल्कुल आम महिला लगती हैं, आम परिवारों की साधारण से लोग हैं। ये बड़े बड़े खानदानों में पैदा नहीं हुए हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। आज भी मेहनत कर रहे हैं। जो बात इन्हें अलग बनाती है वो ये है कि ना तो देश का मीडिया इन्हें कवर करता है, ना अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इन्हें कवर करता है, ना पद्म पुरस्कारों से पहले इन्हें कोई बड़ा पुरस्कार मिला है। पश्चिमी मीडिया तो इनके बारे में जानता तक नहीं है। पश्चिमी मीडिया क्या छोड़िए, हमारे देश के अपने लोग और हमारे देश का अपना मीडिया भी इनके बारे में कभी बात नहीं करता। इसके अलावा ये दोनों ही लोग सोशल मीडिया पर नहीं हैं और इनकी तस्वीरें अखबारों में और टीवी चैनल्स में आपको देखने को नहीं मिलती। ना ही इन लोगों ने कोई ऐसी बहुत बड़ी एनजीओ बनाकर रखी है जहां पर विदेशों से बड़ी तादाद में फंडिंग आती हो और ये एक शानदार लाइफस्टाइल के साथ रहते हों, जिससे कि अपनी सोशल मीडिया फीड को भी ये मैनेज कर सकें, अपने लिए पीआर कर सकें। ये सब इनके पास नहीं है। ये सिर्फ दिल लगाकर, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ जहां भी ये रहते हैं अपने समाज के लिए काम करते हैं, चुपचाप, बिना शोर मचाए। लेकिन फिर भी भारत के ज्यादातर लोग इन्हें नहीं पहचानते, जबकि आजकल के सेलिब्रिटीज महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स यानी मानव अधिकारों की बात करते हैं, अपने आप को लिबरल बताते हैं और अपने क्रांतिकारी विचारों का मीडिया और सोशल मीडिया पर जबरदस्त प्रचार करते हैं। ये एक बहुत ही फैशनेबल और सक्सेसफुल फॉर्मूला है, जिसके जरिए दुनिया के पुरस्कार गैंग में इन तमाम एक्टिविस्ट्स की एंट्री होती है और फिर ये लोग रातों रात सेलिब्रिटी बन जाते हैं और एक बार दुकान खुली तो फिर वो दुकान और बढ़ती चली जाती है और बड़ी होती चली जाती है और ये बिजनेस फिर फलने फूलने लगता है। इसके बाद ये तमाम सेलिब्रिटी एक्टिविस्ट अपने एनजीओ शुरू कर देते हैं। फिर उन एनजीओज में पूरी दुनिया से फंडिंग आने लगती है, जिससे ये एक शानदार जीवन जीते हैं। दुनिया के बड़े बड़े सेमिनार्स में, कॉन्फ्रेंसेज में इन्हें वक्ता के तौर पर बुलाया जाता है और यही इनकी सफलता का फॉर्मूला है। और इसी वजह से दुनिया भर के युवा और दुनिया भर के लोग इस तरह के सेलिब्रिटी एक्टिविस्ट से प्रभावित हो जाते हैं और फिर इन्हें फॉलो करने लगते हैं, इनके विचारों को फॉलो करने लगते हैं और फिर वो भी इनके जैसा बनना चाहते हैं। ये एक अजीब सा इकोसिस्टम इनके आसपास बन जाता है और फिर बड़ी संख्या में लोग उस इकोसिस्टम का हिस्सा बनने लगते हैं। लेकिन साधारण से दिखने वाले भारत के इन असाधारण लोगों के पास ऐसी टूल किट नहीं है जिसके सहारे रातों रात दुनिया भर में इतनी बड़ी पहचान बनाई जा सके या सेलिब्रिटी बना जा सके। तुलसी गौड़ा ने 60 साल पहले और आर रंगामा ने 70 साल भारत को बदलने की जो शपथ ली थी, वो उस पर आज भी अड़िग हैं। इतने वर्षों में भारत बदल गया, दुनिया बदल गई। सच्चे लोगों की जगह सोशल मीडिया की चकाचौंध ने ले ली। पर्यावरण की बात करना फैशन बन गया, महिला सशक्तिकरण की बात करना लिबरल होने की निशानी बन गया। लेकिन दुनिया की तरह भारत की ये दोनों महिलाएं बदली नहीं। इन्हें सब कुछ कबूल था, लेकिन अपने रास्ते से भटक जाना या अपनी बात से पलट जाना कबूल नहीं था। लेकिन आज के जमाने का जो पुरस्कार गैंग है, वो अपनी हर बात से पलटने के लिए जाना जाता है। उनके विचार अक्सर बदलते रहते हैं। जब वो टीवी पर आती हैं तो उनके विचार अलग होते हैं और जब वो अपने निजी जीवन में कोई काम करते हैं तो उनके विचार बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए आज हम आपको
एक ऐसी शादी में लेकर चलेंगे जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, और वो है मलाला की शादी। आप 24 वर्ष की मलाला यूसुफजई के निकाह की ये तस्वीरें देखिए। ब्रिटेन के बर्मिंघम में रहने वाली मलाला ने 24 वर्ष की उम्र में पाकिस्तान के असीर मलिक से निकाह कर लिया है। असीर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मैनेजर हैं और ये निकाह इस्लामिक रीति रिवाज के साथ हुआ। इस दौरान निकाह नामा भी पढ़ा गया और निकाह नामे पर मलाला और उनके पति ने दस्तखत भी किए। जबकि आज से कुछ महीने पहले ही मलाला ने एक अंतर्राष्ट्रीय फैशन मैगजीन में एक इंटरव्यू दिया था, क्योंकि उनके इंटरव्यू तो छपते रहते हैं, कवर पेज पर उनकी तस्वीरें छपती हैं। इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वो ये नहीं मानती कि शादी के लिए दो लोगों का किसी कागज पर साइन करना जरूरी है। मलाला ने बड़े क्रांतिकारी विचार रखे थे और पूरी दुनिया की जो महिलाएं थीं वो उनके इन विचारों को सुनकर बड़ी प्रभावित हुई थी। मलाला ने तब कहा था कि दो लोग बिना शादी के भी सारी उम्र साथ रह सकते हैं, यानी तब उन्होंने शादी को गैर जरूरी बताया था। तब पाकिस्तान में मलाला के इस बयान की बहुत आलोचना हुई थी। लोगों ने यहां तक कह दिया था कि मलाला ने इस्लाम विरोधी बयान दिया है, इस्लाम का अपमान किया है, क्योंकि इस्लाम में एक महिला और पुरुष बिना निकाह किए एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए आज भी मलाला यूसुफजई पाकिस्तान में तो ट्रेंड कर रही हैं। हालांकि आज उन्हें पाकिस्तान से बधाइयां मिल रही हैं, लेकिन दुनिया भर में बड़ी संख्या में लोग आज उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। लेकिन जब मलाला ने शादी को गैर जरूरी बताया था, तब पश्चिम के मीडिया ने मलाला के इन क्रांतिकारी विचारों की बड़ी तारीफ की थी और कहा था कि अच्छा हुआ मलाला ब्रिटेन में आकर बस गईं, वरना पाकिस्तान में तो उन्हें बहुत कम उम्र में ही शादी करनी पड़ती। लेकिन जिस ब्रिटेन में महिलाएं औसतन 35 वर्ष की उम्र में शादी करती हैं और जहां इस बात का कोई दबाव नहीं होता कि शादी धार्मिक रीति रिवाज से ही होनी भी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, वहां मलाला ने 24 साल की उम्र में शादी की है। बल्कि यह निकाह इस्लामिक रीति रिवाजों के साथ हुआ, जहां एक मौलवी ने मलाला और उनके पति से निकाह कबूल करवाया। एक बात हम यहां पर स्पष्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आगे चलकर कोई हमें मिसकोट ना करे। हम ना तो मलाला की शादी के विरोध में हैं, ना ही हमें इस बात से कोई समस्या है कि उन्होंने शादी किस रीति रिवाज से की है, और ना ही हमें इस बात से समस्या है कि उन्होंने 24 साल की उम्र में ही शादी क्यों कर ली, और ना ही हम उनके निजी जीवन में कोई दखल देना चाहते हैं। हम आज सिर्फ आपको ये बताना चाहते हैं कि मलाला जीवन भर जिस कट्टर इस्लाम से भागती रहीं, जो इस्लाम उन्हें पढ़ाई लिखाई की इजाज़त नहीं देता था, जिस कट्टर इस्लाम की वजह से तालिबान ने उनके सिर में गोली मार दी थी, उनकी हत्या करने की कोशिश की थी, और जिस कट्टर इस्लाम के विरोध में वो ये कहती रहीं कि एक महिला और पुरुष बिना शादी किए भी सारा जीवन साथ रह सकते हैं, आखिरकार मलाला खुद उस पिंजरे को तोड़ने में नाकाम रहीं और आखिरकार उसी पिंजरे में जाकर कैद हो गईं। मूल रूप से पाकिस्तान के रहने वाली मलाला यूसुफजई को वर्ष 2012 में तालिबानी आतंकवादियों ने सिर में गोली मार दी थी। तब मलाला सिर्फ 15 वर्ष की थी। मलाला को गोली इसलिए मारी गई क्योंकि वो चाहती थी कि लड़कियों को भी स्कूल जाने का अधिकार दिया जाए पाकिस्तान में। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए ब्रिटेन ले जाया गया और जहां वो इलाज के बाद पूरी तरह से ठीक हो गई। इसके बाद 17 साल की उम्र में ही यानी वर्ष 2014 में मलाला को शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, नोबेल शांति पुरस्कार से, जो कि एक बहुत बड़ा सम्मान है, दुनिया का शायद सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। और दुनिया के बड़े बड़े लोगों को यह सम्मान नहीं मिलता। पूरा जीवन इंतजार करने के बाद भी, पूरा जीवन लगातार काम करने के बाद भी लोगों को यह नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता। सपना देखते हैं लोग इस नोबेल पुरस्कार का, लेकिन मलाला को 17 साल की उम्र में ही यह पुरस्कार मिल गया था। सबसे कम उम्र में यह पुरस्कार हासिल करके मलाला ने एक इतिहास रच दिया था। इसके बाद मलाला ने ब्रिटेन की मशहूर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और वो सब कुछ हासिल किया जिसका सपना दुनिया का हर युवा या हर लड़की देखती है। फिर उन्होंने ये कहकर कि शादी गैर जरूरी है, उन लड़कियों का हौसला बढ़ाया जिनके माँ बाप जबरदस्ती उनकी शादी करा देते हैं, खास तौर पर पाकिस्तान जैसे देशों में। जिस संयुक्त राष्ट्र ने मलाला यूसुफजई को अपना विशेष दूत बनाया था, उसी की एक रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान में 21% लड़कियों की शादी आज भी 18 साल से पहले ही उनकी मर्जी के बिना जबरदस्ती करा दी जाती है। जिस पाकिस्तान में मलाला ने लड़कियों की शिक्षा के लिए कथित लड़ाई लड़ी, वहां आज भी 50% महिलाएं पढ़ नहीं सकती, लिख नहीं सकती, स्कूल नहीं जा सकती, कॉलेज नहीं जा सकती। लेकिन मलाला ने शायद ही इन स्थितियों को बदलने के लिए कुछ किया। यह जरूर है
कि वो बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में हिस्सा लेने लगी, पूरी दुनिया घूमने लगी, टीवी पर आने लगी, सोशल मीडिया पर उनके बारे में छपने लगा और दुनिया के बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स में और मैगजीन्स में उनकी तस्वीरें छपने लगी और वो एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन गई। सोचिए, पाकिस्तान की जो लड़कियां मलाला के इन बयानों से प्रभावित होकर अपने परिवार से लड़ी होंगी, जिन्होंने मलाला के इस बयान से प्रेरणा ली होगी और जिन्होंने अपने घर वालों से कहा होगा कि मलाला को देखो, वो शादी को गैर जरूरी मानती है, जरूरी नहीं मानती। आज वो लड़कियां शायद खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही होंगी। ऐसा जरूर हुआ होगा। मलाला को उनके निकाह पर सबसे पहले बधाई देने वालों में स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग थी। ग्रेटा को भी रातों रात ऐसे ही लोकप्रियता मिल गई थी जब वर्ष 2019 में उन्होंने यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट में एक भाषण दिया था। और ग्रेटा आज भी सिर्फ 18 वर्ष की हैं। यानी मलाला और ग्रेटा में दोनों में समानता यह है कि ये दोनों बहुत ही कम उम्र में बहुत बड़ी सेलिब्रिटीज बन गई और पूरी दुनिया उन्हें पर्यावरण को बचाने वाले सबसे बड़े चेहरे के तौर पर आज भी देखती है। ग्रेटा थनबर्ग को, हालांकि वो एक छोटी बच्ची हैं, वो भी आज की तारीख में नोबेल पुरस्कार हासिल करने का सपना देखने वालों की लाइन में लगी हुई हैं। और अगर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और दुनिया के कथित लिबरल्स की अनुकंपा रही तो उन्हें भी एक न एक दिन नोबेल पुरस्कार जरूर मिल जाएगा। जबकि ग्रेटा की असली रुचि पर्यावरण को बचाने में नहीं बल्कि अपना चेहरा चमकाने में है। वो भारत के मामलों में अक्सर दखल देती हैं, किसान आंदोलन को भड़काने के लिए टूल किट तैयार करती हैं, वो किसान आंदोलन के पक्ष में ट्वीट करती हैं, अपना समर्थन देती हैं और भारत सरकार का जबरदस्त विरोध करती हैं। भारत की चुनी हुई, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार का विरोध करती है। लेकिन ग्रेटा थनबर्ग की एक भी उपलब्धि ऐसी नहीं है जो भारत की तुलसी गौड़ा या आर रंगामा की उपलब्धियों का मुकाबला कर सके। लेकिन फिर भी ग्रेटा और मलाला जैसे लोग पुरस्कार गैंग की सबसे लेटेस्ट पीढ़ी का हिस्सा बन जाते हैं। ये एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार गैंग है जो दूसरे देशों की सुरक्षा और अखंडता को भी सिर्फ इसलिए ताक पर रख देता है क्योंकि उन्हें किसी भी कीमत पर अपना चेहरा चमकाना है और बड़े बड़े पुरस्कार हासिल करने हैं। जबकि 73 वर्ष और 105 वर्ष की उम्र में चेहरे पर झुर्रियां लिए साधारण सी दिखने वाली भारत की यह साधारण महिलाएं जीवन भर अपना कर्तव्य निभाती हैं, बिना इस बात की चिंता किए कि इन्हें उनके कामों के लिए कभी कोई सम्मान मिलेगा या नहीं, और पैसे की तो इन्होंने कभी कोई चिंता की ही नहीं। इसलिए आज हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप आंख बंद करके अपने देश की इन दो महिलाओं पर विश्वास कर सकते हैं। आज आपको ये जो बात कहेंगी कभी भी उससे पलटेंगी नहीं, कभी भी अपने विचारों को बदलेंगी नहीं। एक और उदाहरण देखिए, प्रियंका चोपड़ा का नाम आपने सुना ही होगा। हमारे देश की बहुत बड़ी कलाकार हैं, बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं। एंजेलिना जोली का नाम भी आपने सुना होगा, वो भी हॉलीवुड की बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं, एक्टर हैं ये लोग। इन जैसी अभिनेत्रियों को भी संयुक्त राष्ट्र अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाता है, वो भी तब जब ये लोग सिर्फ एक एक्टर हैं। ये लोग फिल्मों में लार्जर देन लाइफ किरदार निभाते हैं और लोग इन्हें ही अपना असली नायक या नायिकाएं समझ लेते हैं, जबकि ये लोग सिर्फ एक्टिंग करते हैं। ये लोग बहुत शक्तिशाली किरदार स्क्रीन पर आकर निभाते हैं। वो किरदार असल में किसी और के होते हैं, वो कहानियां किसी और की होती हैं, उन्हें लिखने वाला कोई और होता है, उनका निर्देशक कोई और होता है, सिर्फ चेहरा इनका होता है, लेकिन फिर भी पूरी लाइमलाइट इन्हीं को मिलती है। और इसी आधार पर दुनिया की बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी इन्हें अपना विशेष दूत नियुक्त करती हैं, जबकि असल में समाज के लिए इनका कोई विशेष योगदान कभी नहीं रहता। इसके पीछे जो एक बड़ी बात जो लोग बताते हैं वो ये कि वो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को अपना विशेष दूत नियुक्त करना चाहते हैं, अपने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करना चाहते हैं। आज जब हम आपको ये बात बता रहे हैं तो ये दुनिया भर की बड़ी संस्थाएं वापस हमसे मुड़कर यही कहेंगी कि सेलिब्रिटीज को इसलिए लिया जाता है क्योंकि करोड़ों लोग उन्हें फॉलो करते हैं ताकि वो हमारे संदेश का प्रचार कर सकें। लेकिन हम इस पर अलग राय रखते हैं और हमारा कहना यह है कि ब्रांड एम्बेसडर उसको बनाना चाहिए जो कि अपने असल जीवन में भी उन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो करता हो, अपने निजी जीवन में भी उन्हीं क्रांतिकारी विचारों पर अमल करता हो जिनके बारे में वो बाहर जाकर टीवी पर बात करते हैं। इसी तरह दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाएं ग्रेटा थनबर्ग और मलाला जैसे लोगों के भी आगे पीछे घूमती हैं, सम्मान देती हैं, पुरस्कार देती हैं, लेकिन भारत के इन असाधारण लोगों की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। इसलिए अब समय आ गया है कि आप भारत के उन लोगों को सम्मान दें जो नए भारत के निर्माण में पूरी ईमानदारी के साथ जुटे हुए हैं, वरना एक दिन आपको खुद ही इस बात का मलाल होगा
और आपको पश्चिमी देशों के इन डिजाइनर कार्यकर्ताओं की मानसिक गुलामी हमेशा के लिए स्वीकार करनी पड़ेगी। भारत के लोग वैसे तो कहने को 1947 में ही आजाद हो गए थे, लेकिन तब हमारा शरीर आजाद हुआ था और बहुत सारे मायनों में आज भी हम मानसिक रूप से पश्चिम के इन्हीं लोगों के गुलाम बने हुए हैं। इसलिए इस गुलामी की जंजीर को तोड़ना भी आज भारत के लोगों के लिए उतना ही जरूरी है। इसलिए अपने लोगों पर विश्वास कीजिए, अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास कीजिए, अपने देश पर, अपने समाज पर, अपनी संस्कृति पर विश्वास कीजिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.